इस महाकवि जयशंकर प्रसाद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह परिसंवाद के अंतर्गत महाकवि जयशंकर प्रसाद और भारत का सांस्कृतिक गौरवबोध विषयक संगोष्ठी के संपूर्ण सत्र में मंचस्थ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ समुपस्थित हैं और अभी आपने एक बहुत अच्छा उद्बोधन यहाँ सुना आप लोगों ने। डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी जी, प्रोफेसर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर कविता कुमारी प्रसाद जी, इनके बारे में अभी कुछ बोलूँगी मैं। आयोजन सचिव डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी, सह संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, डॉक्टर राजेश अहिरवार जी एवं मंचस्थेतर विद्वज्जन, साथ में युवा साथियों शब्द इसलिए कहा है कि जब तक युवा नहीं हो व्यक्ति तब तक वो नई बातों को सोचने में समर्थ नहीं हो पाता है। मन से युवा होना चाहिए उसको। मैं सबसे पहले कविता जी की बात करती हूँ। मुझे यहाँ पर आके जो एक उपलब्धि हुई उसमें ये भी एक उपलब्धि है कि कविता जी का साहस भी यहाँ दिखाई पड़ा मुझे। बहुत से बड़े परिवारों में जन्म ले लेने से ऋण से उऋण नहीं होता कोई। आप बहुत प्रणाम करती हूँ चरणों में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी के कि उस परिवार की आप हैं और वो रक्त आपके अंदर बह रहा है। इससे बढ़कर बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सामने दिख रही हैं, उनका रूप दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से उनके आत्मा तक को प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। मैं ये प्रणाम इसलिए भी करती हूँ क्योंकि अभी जब आप प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी परिचय दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का संबंध यहाँ से बहुत दिनों से है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। सच है, मेरे नाना आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे और मालवीय जी से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। मालवीय जी के साथ उन्होंने बहुत कार्य किया। नाना जी के पिताजी आचार्य भीमसेन वेद पाठी जी, मालवीय जी स्वयं गए थे घर पे और उन्होंने कहा था वेद पढ़ाइए। उन्होंने कहा था ब्राह्मण पैसा नहीं लेता पढ़ाने का। उन्होंने कहा इक्का चलता था उस समय। उन्होंने कहा इक्के से आइएगा, घोड़े का पैसा लीजिए। और वो यहाँ पर वेद पढ़ाने आते थे। तो 5वीं पीढ़ी में मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने और शत नमन करती हूँ महामना को जिन्होंने इस लायक यहाँ बनाया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं यहाँ की पूर्व छात्रा भी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। पद मिलते हैं जाते हैं पर मनुष्य का निर्माण हर पद के साथ एक होता रहता है और उसी अभिलाषा से मैं यहाँ आई थी कि मैं शिक्षा शास्त्र की विद्यार्थी हूँ और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत साहित्य को अपने घर के वातावरण से जाना है। मेरे नाना जी से जाना है, बचपन में उनके साथ रही हूँ। मेरे माताजी पिताजी दोनों हिंदी साहित्य से संबंधित थे, नाटक से संबंधित थे और मेरे परिवार में एक माहौल हिंदी साहित्य का था। शिक्षा शास्त्र के विषय में जब मैं बात करती हूँ तो 2-3 बातें यहाँ बहुत अच्छी सुनाई पड़ती हैं। आपने प्रसाद जी को बहुत अच्छी तरह से सुना, गुना, मनन किया 3 दिन तक। लेकिन जो उसके पहले जो एक शब्द है जो मुझे सबसे अधिक भाया है यहाँ पर, वो शब्द है भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध। जब आप सांस्कृतिक गौरव बोध की बात करते हैं तो मैं इसी से बात उठाती हूँ यहाँ पर कि भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध क्या है। जब हम देश की बात करते हैं और राष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह द्विवेदी जी ने शुरू में, दीक्षित जी ने कहा कि राष्ट्र जो होता है वो देश की तरह भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा होता है। एकदम सच है। राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हम लोग राष्ट्र को जानते हैं और हम ये मानते हैं एक चिति भारतीय चिति है जिसके अनुसार हम जो है राष्ट्र की संकल्पना करते हैं। जब हम भारतीय चिति की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को परमात्मा ने जब बनाया तो उसे एक विशिष्टता प्रदान की और उस विशिष्टताओं के साथ ही वह राष्ट्र अपनी अस्मिता को बचाए रखे, तभी वो भारतीय चित्त के अनुरूप कार्य करता है। यदि अपनी अस्मिता के अनुसार नहीं बचाए रखता है तो वह राष्ट्र जो है वो देश के रूप में कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि विश्व की बहुत सी संस्कृतियां समाप्त हो गई लेकिन भारत अक्षुण्ण बना हुआ है क्योंकि राष्ट्र के रूप में अभी भी वो हमेशा कार्यरत है।
जब राष्ट्र की बात होती है उसके साथ दो शब्द और जुड़ जाते हैं, विराट शब्द जुड़ता है जो उसकी छात्र शक्ति है। छात्र शक्ति के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो दैवीय विराट और आसुरी विराट की बात होती है। दैवीय विराट जो संस्कृति अपने राष्ट्र की पहचान को दिग दिगंत तक बनाए रखती है, वहां पर दैवीय विराट का जन्म होता है, दैवीय छात्र शक्ति का जन्म होता है। और जो संस्कृति घालमेल करती है, अपने को हेय समझती है, अपने को नीचे समझती है, अपने को समाप्त प्राय समझती है, दूसरों को देखकर द्वेलित होती है, दूसरों को देखकर जोश से भरती है और अपनी तरफ हमेशा घृणा और संकुचन की तरह से देखती है, वो संपत्ति, वो जो विराट है वो आसुरी विराट होता है और वो जल्दी से समाप्त हो जाता है। दैवीय विराट के रूप में यदि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोशिश करें तो वो निश्चित रूप से राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव बोध को बढ़ा सकता है। जो इस समय की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हम सब देख रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय बनी हुई है और उसमें ये प्रयास ही किया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जो गौरव है उसको बढ़ाया जा सके। हम लोगों ने इस संदर्भ में, जब भी हम एक शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी उसको पढ़ा तो ये एक बात सामने आती है कि किस प्रकार से हमें स्वयं पर, अपने राष्ट्र पर, अपनी संस्कृति पर उसका गौरव बोध अवश्य होना चाहिए। कैसे गौरव बोध होगा? हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व देखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। मैं जब से आई हूँ तब से मैं सुन रही हूँ कि प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषता है, उन्होंने अपनी कृतियों में इस बात को ज्यादा महत्व दिया, ये कहा। ये सारी बातें आज की पीढ़ी में, एक बहुत अच्छा प्रश्न था यहाँ पे जब मैं आई थी, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि आज की पीढ़ी उससे दूर क्यों जा रही है, वो क्यों नहीं जानती है उसको। और एक मंच से ही किसी ने जवाब दिया कि नहीं, सब कुछ जानती है, अच्छी तरह से पढ़ रही है, वो भी ज्ञान प्राप्त कर रही है। मैं जब जयशंकर प्रसाद जी को 10th में मैंने एक उनकी कहानी पढ़ी थी, आकाशदीप, तब से मैं बहुत अधिक प्रभावित थी और उसके बाद कहानियों को मैंने पढ़ना आरंभ किया। और आकाशदीप ऐसी रचना, मैंने जब उनकी कहानियों को पढ़ा तो एक बात मेरे सामने बहुत उभर कर आई और वो बात आई कि स्त्री जो है उनकी, वो स्त्री तत्व से भरी हुई थी। चाहे वो धन नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास विवेक भी है, उसके पास अपने जो स्त्री तत्व की जो महती भूमिका होती है वो उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। चाहे जितने भी पात्र देखें, चंपा को ही हम देखते हैं, चंपा का जो पात्र है आकाशदीप में, वो बुद्धगुप्त से जब मिलती है चंपा तो बहुत युद्ध, बंदी क्या है, सोने दो, ऐसे करके शुरू होता है और उसके बाद उसको स्वतंत्र होते हैं और वो जाकर एक द्वीप में अपनी चंपा को अधीश्वरी रानी के रूप में वहां पर रहने लग जाती है और बहुत वैभव हो जाता है। लेकिन जब वैभव बढ़ता है उसका और वो कहता है कि अब तुमने हमें माफ किया कि नहीं किया, तो वो लाइन बहुत सुंदर है जो मैं 10th में मैंने पढ़ा था। इसको जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार उसमें मैं एक नया स्वर, नई बात, नई चीज देखती हूँ। उसने कहा, बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। कृपाण है तो हृदय बेधता हुआ ही विलीन हुआ। ये इस तरह की बातें, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के बहुत ही सुंदर अर्थों का प्रयोग, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना में किया। उसके बाद ये कहती है, वो बुद्धगुप्त कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूं? मैं फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ, ये चंपा ने कहा। और उसके बाद वो वहां से नाविक चला जाता है। कितनी सुंदर यहाँ पर व्याख्या है, प्रेम भी है, विवेक भी है, घृणा भी है, और तीनों जो है, तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की जो एक प्रयत्न यहाँ पे किया है लेखक ने, वो स्तुत्य है। और अंत में जीतता कौन है? जीतता है उसका विवेक, उसका धर्म जीतता है, प्रेम नहीं जीतता है, धर्म जीतता है। ये भारतीय स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने अपनी स्त्री पात्रों में इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरती से उसको दिखाया है कि जब भी देखो बार बार प्रणाम करने का मन करता है। कि स्त्री को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक मान लेना, स्त्री को ये मानना कि बड़ी कमजोर होती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी।
एक तरफ ये है और दूसरी तरफ प्रसाद की स्त्री है जो पूरी तरह से भरी हुई है, शक्ति से भरी हुई है, विवेकवान विवेकवती है और वो जानती है कि भारतीय स्त्री तत्व क्या होता है, भारतीय स्त्री होना क्या होता है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जितने भी पात्र हैं, ममता की बात इन्होंने कही, जो कहानी की नायिका है ममता कहानी की, वो हिंदू विधवा है कि पति चूड़ामणि स्वर्ण लेकर आते हैं तो वह कहती है तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है अर्थ नहीं, अनर्थ है अर्थ नहीं। बहुत सुंदर शब्द है। हे भगवान, तब के लिए उन्होंने कहा कि नहीं भविष्य में काम आएगा। उन्होंने कहा ये शेर शाह के दुर्ग पे आक्रमण के समय का है ये वृत्तांत जो ममता में है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। किस प्रकार इस तरह से करके वो बाद में पिता की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो कहानी में बहुत सुंदर अंत बताया है इन्होंने कि किस प्रकार युद्ध में घायल विधर्मी पितृहंता को आश्रय देती हुई कहती है, भयभीत पथिक तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? वह पथिक और कोई नहीं, हुमायूं था। और कहानी के अंत में अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगन चुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। तो ये इस तरह की कल्पनाएं जयशंकर प्रसाद के लेखनी से ही निकल सकती थी और किसी में इतना जबरदस्त शब्दों का चयन और इतना बढ़िया उसका प्रयोग। मैं नहीं हूँ साहित्य की विद्यार्थी, लेकिन आनंद से भर जाती हूँ जब मैं उनकी कोई कहानी या उनका कोई भी काव्य पढ़ती हूँ। तो ये एक जो अभी तक मैंने भाषणों को सुना, यहाँ पर बहुत सी बातें सुनी। स्त्री पात्र को पता नहीं, जरूर रिसर्च हुई होगी, जयशंकर प्रसाद में जो स्त्री की भूमिका है उस पर रिसर्च हुई होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से शोध का विषय है और बहुत अच्छी तरह से स्त्री की अस्मिता को, स्त्री के व्यक्तित्व को जिस तरह से वो कह रहा है जयशंकर प्रसाद ने, वो निश्चित रूप से भारतीय स्त्री के लिए बहुत बहुत गौरव का क्षण है। यही नहीं, श्यामा की कहानी है। श्यामा में भी जो प्रतिनिधि है, प्रतिध्वनि कहानी है जिसकी चर्चा की, उसमें भी श्यामा का चरित्र जो है कि किस तरह से 14 वर्ष की लड़की अलग हो जाती है, बाद में किस तरह से उसकी सारी जमीन को कोई हथिया लेता है, उस पर कामुक दृष्टि डालता है, लेकिन बाद में मजबूत होकर पूरा प्रतिकार करती है और किस तरह से अपने को स्थापित करती है। चीजों को, एक भिखारिन है, वो भीख मांग रहा है, भीख मांग रही है, भीख उसको नहीं देते हैं, स्वाभिमान उसका मरता नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो स्वाभिमान स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है वह आभूषण उसके पास है। और जयशंकर प्रसाद ने उस स्वाभिमान को कभी भी मरने नहीं दिया स्त्री का। ये मैं एक बहुत स्तुत्य प्रयास उनका है, ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। उनकी कहानियों में, जब आप उनकी कहानियों को पढ़ें, उसमें शब्दों का इतना सुंदर संजाल है, मतलब कुछ शब्द तो एकदम मोहित कर देते हैं कि ये शब्द इतना सटीक चयन वहां पर शब्दों का होता है जिसको क्या कहा जाए। और जैसा आपके पूर्व वक्ता ने भी कहा यहाँ पर कि जहां पर राष्ट्र की बात होती है, अभी हम कहते हैं राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की प्रत्येक रचनाओं में यदि राष्ट्र का कहीं जिक्र आया है तो सब कुछ पीछे रह गया है, राष्ट्र ही सर्वोपरि हो गया है। और आज के युवक में आधुनिकता की बात यदि हम करें, यदि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, तो जरूर से जो कहीं पीछे रह गए हैं, जो हमारे इतना साहित्यिक खजाना पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं लिखी हुई, इतने रोल मॉडल्स हमारे पास हैं, लेकिन उन रोल मॉडल्स को हम लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद इलियट है, पश्चिम के जैसे इलियट है वैसे जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद क्यों नहीं रह सकते? इलियट बनने की क्या जरूरत है? तो ये जो इस तरह की तुलना है, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अभी भी बसा हुआ है कि हम जो है उनके बहुत सालों तक उनके गुलाम थे। तो इस तरह की बातें, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो 1890 में इनका जन्म हुआ, 1835 में मैकॉले का मिनट आया था और मैकॉले ने कहा था कि सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो एक अलमारी में रखने लायक हैं और यहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो उनके शका रक्त और सब में इंडियन हो, लेकिन व्यवहार में सब वेस्टर्न हो या उस भारत पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले।
वो जो पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाला, उसका प्रभाव जो आपने अभी कहा पहले, और मैंने उसको बैठ के मैं वहाँ जोड़ रही थी कि मैकॉले का काल था और उस समय 1856 वुड्स डिस्पैच, ये सारे समय जो है उस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय रचनाओं को, भारतीय पुराणों को, भारतीय ग्रंथों को नीचे करके अपने को स्थापित करने की बात की गई थी। और अगर आप ब्यूटीफुल ट्री पढ़ें धर्मपाल की, तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि किस तरह से हम लोग अपनी शैक्षिक चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने भारतीयत्व को बचाने में लगे हुए थे और उसको खत्म करने के लिए कितना अधिक वो थे। मैकॉले लेटर लिखता है, वो कहता है कि यदि भारत को जीतना है तो सबसे पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कीजिए, धाराशाही कीजिए। इनकी जो ये सांस्कृतिक चेतना है, इनके जो ये ग्रंथ हैं, इनके पुराण हैं, इसको पहले कब्जे में लीजिए, तब जाकर इनको जीता जा सकता है, नहीं तो नहीं जीता जा सकता। और ये बहुत अच्छी बात रही पूर्व वक्ता ने कही कि जिसके पास संतोष होता है उसके पास खोने के लिए कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसके पास संतोष है, वो सबसे बड़ा धन है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और भारतीय इसी से जीता था, संतोषम परमम धनम की बात सोचता था, इसलिए वो अजेय था। जब हमने लालच की, जब हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मानने लगे, जब हमारी शिक्षा पद्धति 1947 के बाद बनती रही, सबकी शिक्षा नीति के केंद्र में हमेशा वो अंग्रेज रहे और अंग्रेजी रही, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने ग्रंथों को भूल गए, अपने पुराणों को भूल गए, अपने आख्यानों को भूल गए, और हम उन्हीं के शिक्षा पद्धति पे चलने लगे जो शिक्षा पद्धति उन्होंने हमें समूल नष्ट करने के लिए हमें दी थी। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि हमारे जो ये पुराने रत्न हैं जो पड़े हुए हैं जगह जगह, इतना बड़ा विशाल संग्रह, 6 तो मैंने देखा, एक वो साहित्य निकला हुआ था उसमें, वो मैंने देखा, वो तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा साहित्य। इतना जिसके पास हो, वो विद्यार्थी कहे कि हमको पढ़ने के लिए कहीं बाहर से कुछ चाहिए, तो जागरण चाहिए, बस और कुछ नहीं है, जागरण चाहिए। बताना पड़ेगा उनको कि इसमें बहुत कुछ पढ़े में। मैं आज यहाँ पर जब आई हूँ, मैं यहाँ कुछ देने नहीं आई थी, मैं लेने आई थी, क्योंकि साहित्यकारों की इतनी बड़ी सभा में मैं एक शिक्षाविद या मैं शिक्षा की विद्यार्थी जान सकती थी आपसे कि साहित्य में ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जिसे मुझे जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक, अगर वो विद्यार्थी है तभी वो जीवित है, अगर विद्यार्थी जिस दिन नहीं रहा उस दिन जीवित भी नहीं रहेगा। तो ये निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि हम जो पुराना साहित्य है उसको सामने लाएं, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, उनको सहज ढंग से पहुंचाएं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण, मेरे बगल में बैठी थी एक थी, वो उन्होंने कहा, रिसर्च कर रही हैं शायद वो उन्होंने कहा कि जब ये प्रश्न उत्तर हो रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभी इस समय बहुत से ऐसे चल रहे हैं, टीवी पर भी बहुत से सीरियल चल रहे हैं जिसमें हम पुरानी कथाओं को सामने ला रहे हैं। एक ऐसा भी प्रयास होना चाहिए कि उसको सरलीकृत करके उनकी रचनाओं पर कार्य किया जाए, तो भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं गुंडा कहानी जो अभी यहाँ पर जिक्र हुआ, जिसका गुंडा कहानी का, उस पर मेरे नाना जी ने एक नाटक लिखा था, गुंडा नाटक लिखा था, और वो गुंडा नाटक बहुत जगह अभिनीत भी हुआ और काफी प्रचलित नाटक था, वो काफी उनका प्रसिद्ध नाटक था। उस नाटक में ननको सिंह की भूमिका भारतीय होने की बात कहती है। ये जानना पड़ेगा कि भारतीय होता क्या है, भारतीयता क्या होती है, इसको जानने के लिए इतने पात्र हैं जिसको एक जगह संग्रहित करके, हम लोग छोटे थे तो हमारे पूर्वज पढ़ते थे और उसमें बहुत से पात्रों के बारे में पता चलता था कि ये हीरो हैं असली। लेकिन अब जो है वो इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। तो प्रयत्न ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से इस तरह का होना चाहिए कि हम उन्हें जो अभी दबे हुए हैं उनको सामने लाएं, बहुत सा रिसर्च करें, और उसमें जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो भी मदद करेगा यदि आप चाहें तो। इस तरह की संगोष्ठियां तो निश्चित रूप से मदद करेंगी, जिसमें युवा साथी आते हैं और ये जानते हैं, समझते हैं, और इन्हीं के द्वारा अगली पीढ़ी में वो जा सकता है और किसी तरह से नहीं जा सकता। कहानी, नाटक, काव्य, निबंध किसी में भी पीछे नहीं है, कहीं पर भी पीछे नहीं है। मैं एक दो आपको बताती हूँ, काव्य के बारे में कहीं पढ़ा था मैंने, और उसकी 2-3 लाइन बहुत मुझे अच्छी लगी, और कितनी अच्छी तुलना है, उपमा कितनी सुंदर है। एक असाहित्यिक व्यक्ति कह रहा है, इसलिए उसे सुने। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा घट
उषा नागरी, इतने सुंदर एक दूसरे के साथ जोड़कर इतनी खूबसूरत तुलना है। अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। और उसके बाद और एक छंद, उसके बाद जो मैं कहना है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभागरी जा। इतना सुंदर, इतना भाव हम पढ़ते हैं आजकल, पता नहीं कैसे कैसे गाने चले हैं और उसी पर झूमते रहते हैं। मुझे नहीं, मैं तो समझ में भी नहीं आता मेरे वो सब गाने। लेकिन क्या इस तरह की चीजों को हम सामने नहीं ला सकते हैं? क्या प्रसाद की आत्मा को हम संतुष्ट कर सकते हैं ये सब लाके आगे? ये जो बड़े बड़े लोग चले गए, ये अभी हमारे अंदर ही तो जी रहे हैं ना। क्या उनको जीवित रख सकते हैं? क्या हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि उनके बोल को अपने मुंह से बोलकर उन्हें धन्य कर दें या खुद धन्य हो जाए? ये सोचना पड़ेगा। और एक जो मुझे पसंद है बहुत, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, बहुत सुंदर कविता है। और मैं देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे इसके निहितार्थ, इसके गूढ़ार्थ में नहीं जाना है, इसके आनंद में रच बस जाना है। और जब आनंद में रच बस जाता है व्यक्ति, तो सारे गूढ़ार्थ सरलार्थ हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, क्योंकि निहितार्थ तक पहुंच जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद में एक आनंद का स्रोत है, उनकी रचनाओं में एक आनंद की धारा है, एक यथार्थ, जो बहुत अच्छा इन्होंने यथार्थ का भी विवरण दिया यहाँ पर। एक उसके अंदर जितना उतरेंगे उतना ही आनंद मिलेगा और उतना ही राष्ट्रबोध आपके अंदर जागृत होगा। ये मैं कुछ कहानियों को पढ़ के कह सकती हूँ दावे के साथ। अगर आप पूरा साहित्य पढ़ें तो किसी प्रकार की कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हमारे जो पुराने लोग हैं वो सब बता के गए हैं कि इस रास्ते पे चलो तो ठीक है, ये रास्ता तो गलत है। हम अपने शॉर्टकट्स में चलते रहते हैं, इधर भी गिरते हैं, उधर भी लड़खड़ाते हैं। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर। जड़ें तो मजबूत करें, तब ना आकाश पर लहराएंगे, नभ पे उड़ेंगे ना। जड़ तो मजबूत करें। और जड़ कौन है हमारी? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनके ऐसे लोग हैं जो हमें जड़ के रूप में उपलब्ध है, पर हम तैयार नहीं है जड़ों को सींचने के लिए। और जड़ें सूख रही हैं और हम आकाश में उड़ रहे हैं, त्रिशंकु के समान लटक जाएंगे कुछ दिनों में, और भारत भारत चिल्लाते रहेंगे, इंडिया बन के रह जाएंगे। इसको समझना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद की दृष्टि से समझना पड़ेगा, महाकवि निराला की दृष्टि से समझना पड़ेगा। जब आप उतरेंगे, वो कह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ में आता। जब उतरेंगे तो निराला के द्वारा आप उस गरीब, उस जो बेसहारा है, उसकी पीड़ा तक उतरेंगे। और पीड़ा में सिंपैथेटिक नहीं होंगे, वाह बेचारा आह बेचारा नहीं करेंगे, एम्पैथेटिक होंगे, उसकी पीड़ा को अपने अंदर उतारेंगे। और तब असली भारतीय आप हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय वही है जो पीड़ा को अच्छी तरह समझ सके, भारतीय वही है जो सबको समत्व का भाव ले सके, भारतीय वही है जो सब में चराचर के दर्शन कर सके, भारतीय वही है जो प्राणी मात्र के आनंद में आनंद का अनुभव कर सके। और तभी आनंदमय कोश की भी प्राप्ति संभव हो सकती है। मुझे आपने सुना, एक ऐसे व्यक्ति को सुना, साहित्यकारों की सभा में असाहित्यिक व्यक्ति आके बोला, इसके लिए आपने जो मुझे बहुत ही शांति से, धैर्य से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद।